हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के नए जिले बने चरखी दादरी में। मनीषा सांगवान खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की नेता हैं और पिछले लगभग 7-8-10 साल से लगातार धरातल पे काम कर रही हैं। हर घर तक पहुंच रहे हैं, हर महिला तक, हर बुजुर्ग तक, हर युवा तक आप और कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं। आखिर क्यों आना चाहते हैं राजनीति में? वजह क्या है? मनीषा सांगवान कौन सा विजन लेके राजनीति में आना चाहते हैं? एक जज्बा है, एक जुनून है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। जैसा कि आप जानते हैं, ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में ये इलाका पिछड़ा हुआ है। और जैसे मैंने पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ, जब अपने घर में गंदगी हो फैली हो तो आप बाट नहीं देखते कि पड़ोसी आके झाड़ू मारेगा। और एक कहावत है, दिए तले अंधेरा। दावेदारों की कमी नहीं है चरखी दादरी में और पूरे हरियाणा प्रदेश में। आपको ही टिकट क्यों मिलेगी? कितने आश्वस्त हैं दावेदार? बहुत, 1 दर्जन दावेदार खड़े हैं लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। कर्मण्य व्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, आप फल की चिंता ना करो। टिकट मिले ना ये मिले तो ये बहुत बात की बात है। देखिए, टिकट तो 20 दिन पहले ही मिलती है। सारी पार्टियां केवल 20 दिन पहले ही टिकट देती है। पर ये सोच के कि टिकट मिलेगी ना मिलेगी, हम घर पर बैठे रहे, तो ये ऐसी मानसिकता हमारी नहीं है। विधायक तो यहाँ के कहते हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दादरी में हमने लगा दिया है, तो आप कहते हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, जनता त्रस्त है। तो क्या विधायक जी हवा में ही बात? केवल घोषणाएं करने से विकास नहीं होता, आपको धरातल पे काम करवाने पड़ते हैं। हाँ, हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि 500 करोड़ ले आए विधायक जी, पर कहाँ है वो? आदमी का काम बोलता है। केवल बड़ी बड़ी घोषणा की जाती है और धरातल पे जीरो काम हुआ है। यहाँ पे जीरो। ये तो आम बच्चा दादरी का जानता है। अगर आपको यहाँ से विधायक चुन लिया जाता है आने वाले समय में, क्या सोचती है, कितने समय देती है आप ये काम पूरे करने में? तो हम दादरी को रहने लायक शहर बनाएंगे, दादरी में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लेके आएंगे, दादरी को साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, सीवरेज व्यवस्था जो ठप हो चुकी है उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि दादरी के गाँव-गाँव में बस सेवा हम पहुँचाएंगे, गाँव-गाँव में। जन आक्रोश रैली की बातचीत कर लेते। पिछले दिन आपकी रैली थी तो मनीषा सांगवान जी पूरी चर्चा में आ गई थी हरियाणा में। अब एकदम इतनी बड़ी रैली करके इतना भीड़, तो ये जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ तंत्र बन के रह जाएगी या वोट बैंक में भी तब्दील होगी? ये देखिए, लोगों का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था। हमने एक छोटी सी वर्कर मीटिंग रखी थी, बट जब हम गांव-गांव घूम रहे थे तो लोगों में इतना आक्रोश था। आप किसी वर्ग को देख लीजिए, सबको लगता है कि आज इस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है। हमने इस सरकार को 10 साल दिए। 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है, पर फिर भी लोगों की जो आशाएं थी, सरकार 1% भी उन पर खरी नहीं उतर पाई। कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है, सड़कों पे आ चुकी है। गुटबाजी हर पार्टी के अंदर है। बीजेपी में गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाते हैं, वो सड़कों पे नहीं आने देते। और आपकी जो मतभेद है, आपस में तनातनी है, वो सड़कों पे जग जाहिर है, सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट आपको देगी क्यों? मेरा क्वेश्चन आपसे। और टिकट देती है तो दादरी की जनता आपको वोट देगी क्यों? कांग्रेस पार्टी के लिए भी और दादरी की जनता के लिए भी हमने सच्ची ईमानदारी से काम किया है और उनकी आवाज़ उठाएंगे, दादरी की जनता की आवाज़ उठाएंगे और दादरी को हम एक विकसित ज़िला बनाएंगे। कोई नेता ऐसा है जो बहुत नज़दीक आपके बड़ा, आपका गॉड फादर कोई चुनाव में उंगली पकड़ के, कई नेता कहते हैं तो फलाना नेता हमें उंगली पकड़ के चुनाव में लेके आया, हमारे सर पे हाथ है? मनीषा सांगवान के गॉड फादर तो दादरी की जनता ही है। दादरी की जनता, जनार्दन ही हमारी गॉड फादर है। कितने गांव को कवर कर चुके हैं मनीषा जी आपके अब तक, मनीषा सांगवान? और कितनी बार लोगों के 8 साल में, क्योंकि लोग तो कहते हैं भाई मनीषा सांगवान गांव के दौरे पे होती है, लेकिन अब फिलहाल जो बातचीत करें, लोकसभा चुनाव है, बरसाती मंडक नहीं है कि चुनाव आए तो 3 महीने पहले निकल पड़े गांव के दौरे। हम तो गांव के दौरे पर ही रहते हैं। दादरी की जनता से हम एक मौका चाहते हैं ताकि इस इलाके का सुधार करा सकें, ताकि इस इलाके को, इस ज़िले को हम एक विकसित ज़िला बना सकें। तो एक मौका ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा राज्य के नए जिले बने चरखी दादरी में और हमारे साथ एक खास मेहमान
हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और ख़ास बातचीत में कांग्रेस की नेता हैं और पिछले लगभग 7-8-10 साल से लगातार धरातल पे काम कर रही हैं और युवा हैं। मनीषा सांगवान खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ रोज़ पहले इन्होंने एक बड़ा रेला करके एकदम चर्चा का विषय बन गया था कि अच्छी खासी वहाँ पे जनता जनार्दन पहुँची थी मनीषा सांगवान को भूपेंद्र हुड्डा को आशीर्वाद देने के लिए। तो आज कई विषयों पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे और चर्चा चुनाव की है, चुनाव नज़दीक है, लोकसभा उसके बाद विधानसभा। तो कहीं मनीषा सांगवान विधानसभा के लिए बिल्कुल चरखी दादरी में कमर कस के पिछले 10 साल से लगी हुई हैं। तो कई विषयों पे जानेंगे मनीषा सांगवान से कि आखिर क्यों चुनाव में आना चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती हैं, कितना अपना भविष्य देख रही हैं। इनका तो कोई गॉडफादर भी नहीं है चुनाव के अंदर ऊपर कोई हाथ पकड़ के अगर आप टिकट ले लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, अभी नहीं है चुनाव में। और राजनीति की बातचीत के तो ABCD नहीं आती राजनीति में। और बहुत पुराने जो ऐसे नेता हैं जो साम दाम दंड भेद सब जानते हैं, तो अपने आप को कितना आश्वस्त समझती हैं। जनता किस कदर देख रही है चरखी दादरी की इनको, और हरियाणा की राजनीति के बारे में फिलहाल क्या आकलन है लोकसभा को लेके। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू, नमस्कार जी। मनीषा जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, सभी लोग आपको देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के, और उस आपके जो पोस्टर हैं सारे हटे पड़े हैं प्रोग्रामों के, तो कहीं ना कहीं आप अपनी याद ताज़ा रखने के लिए जितने भी बड़ी बड़ी अच्छी जो आपकी तस्वीरें हैं वो लगा लेती हैं दीवारों पे। सबसे पहले मैं मनीषा जी जानना चाहूँगा, डॉक्टर मनीषा सांगवान डॉक्टर लगाते क्यों हैं, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? कि लोग कहते हैं कि आजकल डॉक्टर वैसे भी लग जाता है, तो थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर लगाते क्यों मनीषा सांगवान? जब आदमी PhD कंप्लीट कर लेता है तो उसको डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। तो मैंने PhD की हुई है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, नेट JRF स्कॉलर भी हूँ मैं। तो मनीषा सांगवान जी क्यों आना चाहती है राजनीति में? क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे, अपना अच्छा खासा कोई कारोबार बिजनेस में आप इतनी स्ट्रगल करते तो कहीं की बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते। ये राजनीति में ही क्यों आना चाहते हैं आप? पिछले हम लगातार 8-10 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं आप ग्राउंड पे, हर घर तक पहुंच रहे हैं, हर महिला तक, हर बुजुर्ग तक, हर युवा तक आप, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं। आखिर क्यों आना चाहते हैं राजनीति में? वजह क्या है? मनीषा सांगवान कौन सा विजन लेके राजनीति में आना चाहती हैं? एक जज्बा है, एक जुनून है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें। जैसा कि आप जानते हैं ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। चाहे आप रोज़गार देख लीजिए, यहाँ पे आप सीवरेज की व्यवस्था देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, यहाँ पे कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है। तो हर क्षेत्र में ये इलाका पिछड़ा हुआ है। और जैसे मैंने पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ, जब अपने घर में गंदगी हो, फैली हो, तो आप बाट नहीं देखते कि पड़ोसी आके झाड़ू मारेगा। आप खुद झाड़ू उठा के अपने घर की सफाई करते हैं। तो कुछ करना चाहते हैं, एक जज्बा है, जुनून है कि अपने इलाके के लिए हम कुछ करें, अपने लोगों के लिए कुछ करें, इसलिए राजनीति में आए हैं। लेकिन दादरी को ही आपने क्यों चुना सीधा से डायरेक्ट? या तो आपका घर है इसलिए आए, या फिर दादरी को ही आपने ये राजनीति का क्यों चुना? भाई चलो दादरी में, चरखी दादरी में जाके हम राजनीति करेंगे। नहीं, आजकल तो राजनेता देखते हैं, रावदान सिंह पहलादगढ़ के हैं, महेंद्रगढ़ से सीधा बादशाहपुर गुड़गांव आके लोकसभा की मांगने लगे, महेंद्रगढ़ में राजनीति की है। तो नेता कहीं ना कहीं अपने दूर दराज चले जाते हैं। तो राजनीति को ही आपने क्यों अपने राजनीतिक गढ़ समझा, क्यों यहाँ पे चुनाव लड़ने की? मैं दिल्ली में भी समाज सेवा किया करती, कुछ NGOs के साथ वहाँ भी मैं जुड़ी हुई थी। तो एक दिन मेरे सास मुझसे कहने लगी कि बेटा अपने इलाके में भी बहुत कुछ काम होना बाकी है, और एक कहावत है दिए तले अंधेरा, तो पहले अपने ही घर में काम करें। तो बस ये सोचकर हम आ गए यहाँ के अपने इलाके में एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, बहुत काम होना बाकी है। आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई अच्छा हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब भी चुनाव आता है एक मेडिकल कॉलेज का सपना दिखा दिया जाता है। 2019 में भी यही हुआ, सपना दिखा दिया गया कि एक नया मेडिकल कॉलेज बनेगा।
5 साल कोई काम नहीं हुआ। अब दोबारा चुनाव सर पर है तो दोबारा उस मेडिकल कॉलेज की बात हो गई, पर वो भी मैं जानती हूँ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे पीजी कॉलेज एक खुला है, आप उसकी हालत देख लीजिए, वो नाम का पीजी कॉलेज है, कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, उसकी तो अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। जहाँ पे महिलाओं को शौचालय तक की सुविधा ना हो, वहाँ कौन अपनी बेटियों को पढ़ाने भेजेगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ काम होना बाकी है, और एक जुनून के साथ आए कि अपने इलाके के लिए कुछ काम करेंगे। हमारा पैतृक गांव इसी इलाके में है। तो हमारे साथ मनीषा सांगवान खास बातचीत में बनी हुई हैं। मनीषा जी, दावेदारों की कमी नहीं है चरखी दादरी में और पूरे हरियाणा प्रदेश में? आपको ही टिकट क्यों मिलेगी? कितने आश्वस्त हैं दावेदार? बहुत, 1 दर्जन दावेदार खड़े हैं लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। कर्मण्य व्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, आप फल की चिंता ना करो। तो हमारा तो काम है कर्म करना। पिछले 7-8 साल से हम धरातल पर मजबूती से काम कर रहे हैं, धरातल पर लोगों से जुड़ रहे हैं। टिकट मिले ना ये मिले तो ये बहुत बात की बात है। देखिए, टिकट तो 20 दिन पहले ही मिलती है, सारी पार्टियां केवल 20 दिन पहले ही टिकट देती है। पर ये सोच के कि टिकट मिलेगी ना मिलेगी हम घर पर बैठे रहे, तो ये ऐसी मानसिकता हमारी नहीं है। हम पिछले 7-8 साल से धरातल पर काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। मनीषा जी, पिछले 7-8 साल से बातचीत आई तो एक बात और आप पूछ ही लेते हैं। पिछली बार आपने पूरी दावेदारी ठोकी थी, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, और इसी तरीके से चुनाव प्रचार में जब से आप लगी हुई हैं। क्या कमियाँ रही? कहीं आपकी कमी थी? टिकट नहीं मिली, ये और आपने स्ट्रगल कम किया, जनता के बीच कम गई, या जनता के बीच पकड़ नहीं बना पाई, या फिर पार्टी ने ऐसा लगा नहीं मनीषा सांगवान यहाँ से नहीं जीत सकती, हम इनको टिकट नहीं देंगे? क्या कमियाँ रही? क्यों ये टिकट नहीं मिल पाई पिछली बार आपको? पिछली बार काफ़ी मेहनत की थी और लगातार मेहनत कर रहे हैं, कहीं 2 धड़ों में तो भटके नहीं रह गए? आपस की खींचातान में कहीं आपकी टिकट की बलि तो नहीं चढ़ गई उस समय? देखिए, कई बार ऐसा होता है, आप एक्सपेक्ट कुछ करते हो, आपको कुछ और मिलता है, पर इसका ये मतलब नहीं है आप निराश होकर घर बैठ जाएं। मैं जब भी खेल प्रतियोगिताओं में जाती हूँ, वहाँ पे भी जो टीम नहीं जीत पाती उनको भी मैं ये कहती हूँ कि आप निरंतर प्रयास करते रहें, एक दिन जीत आपको अवश्य ही मिलेगी। तो यही सोचकर, यही मानसिकता, पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस बार ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। तो पूरा दादरी देख रहा है। फिलहाल हम हरियाणा की और दादरी की बातचीत करें मनीषा जी, एक हमेशा एक पर्सन रहता है, बीजेपी विकास कार्य करती है कोई तो कांग्रेस श्रेय लेती है। तो हमारा वो बजट पास किया हुआ था, हमने यहाँ टेंडर करवाए थे, ये तो हमारे अटके हुए काम कर रही है, तो श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है कांग्रेस और बीजेपी में। तो आप किस कदर देखते हैं वास्तव में ये कांग्रेस, जो अभी इनकी सरकार भी नहीं है, 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस दावे ठोक देती है। जैसे पीछे हमने देखा ट्रेन चलाई तो ट्रेन में शुरू वाले दिन तो खट्टर साहब, सभी बड़े बड़े नेताओं ने बैठ के झंडी में काफ़ी लोगों ने स्वागत किया। उसके दूसरे दिन दीपेंद्र हुड्डा ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं पब्लिक के साथ। तो ये क्या हो रहा है? श्रेय लेने की होड़ क्यों लगी हुई है? क्या, किसको सही मानते हो? कांग्रेस अपनी जगह सही है, फिर बीजेपी अपनी जगह सही? मैं आपसे पूछती हूँ, पिछले 9-10 सालों में कितनी यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं? आप ये बताइए, कांग्रेस के राज में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए थे? कांग्रेस के राज में कितनी सरकारी नौकरियां मिली थी? आप खुद अगर बैठकर ठंडे दिमाग से तुलना करेंगे तो कांग्रेस का पलड़ा भारी मिलेगा। कांग्रेस के टाइम में इतनी सरकारी यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज बने, हमारी बेटियों के लिए एक अलग मेडिकल कॉलेज खानपुर में बना, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, विदेश की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने भी अपने यहाँ पे कैंपसेस खोले, हरियाणा में सोनीपत में जो एजुकेशन सिटी बनी। और रही बात सरकारी नौकरियों की, लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। अब तो इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार योजना खोल के, ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी है और ये तो ठेके की नौकरी है, 1-1, 2-2 साल के लिए नौकरी पर लगाते हैं। ये तो मजाक बना रहे हैं हमारे युवाओं के साथ। एक अग्निवीर योजना ये लेकर आ गए, 4 साल की नौकरी। कहीं भी पूरी दुनिया में इस तरह की आप मुझे व्यवस्था दिखा दीजिए जहाँ केवल 4 साल के लिए आपको नौकरी पर रखा जाएगा, उसके बाद ना तो आपको पेंशन मिलेगी, ना कहीं रोजगार की गारंटी। ये एक इजराइल का उदाहरण दे देते हैं। इजराइल की मैं आपको बता दूं, बहुत ही छोटा सा देश है और वहाँ पे क्या है कि बहुत कम आबादी है, इसलिए 1 साल के लिए उन्होंने कंस्क्रिप्शन सिस्टम किया हुआ है जहाँ पे सबको मैंडेटरी कर दिया कि आप मिलिट्री सर्विस करें। तो आप भारत की तुलना जहाँ इतनी बेरोजगारी है उसको इजराइल से नहीं कर सकते। मनीषा जी, वर्तमान सरकार जो है, क्या उसका कोई रोल नहीं है विकास कार्यक्रम? ये कांग्रेस है तो भी श्रेय ले रही है, सरकार नहीं है तो भी श्रेय नहीं, तो वर्तमान सरकार का क्या कितना भागीदारी समझ?
आप यहाँ पे देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। अभी 6 महीने पहले जब मानसून का सीज़न था तो 15 मिनट दादरी में बारिश हो जाए, आप देख लीजिए सड़कों की हालत। हर गली मोहल्ले में घुटने तक पानी भर जाता है और वो पानी फिर एक एक महीने उस पानी की निकासी नहीं होती। पानी का रंग भी बदल जाता है, वो सड़ जाता है पानी। आप यहाँ पे हालत देख लीजिए। आप यहाँ पे जाके सिविल अस्पताल की हालत देख लीजिए। 2014 तक यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन थी। यहाँ पे इससे तो बेटर था जो आज यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख लीजिए, 7 बजे के बाद आप कभी जाएंगे तो आपको ना तो डॉक्टर मिलेंगे ड्यूटी पर, तो बहुत ही खस्ता हालत है। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले मैं पैतावास गांव से आ रही थी, तो हमारे सामने ही एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया एक मोटरसाइकिल का एक साइकिल से। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उनको हम फटाफट सिविल अस्पताल लेके गए, कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। उनको रोहतक, एक माइनर इंजरी के लिए भी रोहतक रेफ़र करना पड़ा। तो ये हालत है। मनीषा जी, विधायक तो यहाँ के कहते हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दादरी में हमने लगा दिया है। कहीं तो कोर्ट बन रहा है, कहीं शौचालयों का काम चल रहा है, कहीं पे सीवर की व्यवस्था पानी की हमने निकाल दी है। आने वाले समय में बरसात का पानी नहीं भरेगा, पानी पीने की व्यवस्था कर दी गई है। अब बहुत जल्दी बस अड्डा बाहर होगा, कॉलेज भी बनने वाला है यहाँ पे। मतलब हर चीज़ की वो कह रहे हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आ चुका है। तो आप कहते हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, जनता त्रस्त है। तो क्या विधायक जी हवा हवा में ही बातें हो रही है? देखिए, एक इंसान का काम बोलता है। अगर वाकई दादरी में काम हुए होते तो उनको बड़े बड़े दावे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अखबार खोल के देख लीजिए, दादरी को मिली 500 करोड़ की सौगात। कहाँ है वो 500 करोड़ रुपए? दादरी तो एक छोटा सा शहर है। अगर इस छोटे से शहर को 500 करोड़ मिल जाए तो ये चमक जाए। तो कहाँ है वो पैसा? आप बताइए कहाँ है वो? केवल बड़ी बड़ी घोषणा की जाती है और धरातल पे ज़ीरो काम हुआ है यहाँ पे, ज़ीरो। ये तो आम बच्चा दादरी का जानता है। मनीषा जी, कांग्रेस की हम बातचीत करें, उसके बाद आपसे जुड़ेंगे। आप यहाँ से अगर विधायक बनेंगी और आपको 5 साल का टर्नओवर दे दें तो ये अलादीन का चिराग नहीं है, घसा और प्रकट हो गया और कह दें हाँ हजूर, चुटके में काम करके फिर गुम हो गया। ये काम करवाना बहुत टेढ़ी खीर है। फिर प्रशासनिक फाइल नहीं अटकाना, ये करना वो करना, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको यहाँ से विधायक चुन लिया जाता है आने वाले समय में, क्या सोचती है, कितने समय देती है आप ये काम पूरे करने में? देखिए, हमें अगर मौका मिलता है तो हम दादरी को, आज के दिन तो दादरी एक रहने लायक शहर रहा ही नहीं, और यूं ही चलता रहा तो जब भी बारिश का मौसम आएगा यहाँ महामारियाँ फैलेंगी, लोग पलायन बिल्कुल पलायन करने लग जाएंगे, और पलायन करना शुरू भी कर दिया है। तो हम इसको, इस इलाके को रहने लायक शहर बनाएंगे। जैसे अगर कोई रोहतक की बेटी है, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे एक से एक अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। रोहतक के गांव में बसें जाती हैं। दादरी के इतने गांव हैं जहाँ बसें नहीं पहुँचती। तो अगर कोई बेटी है जिसके घर में गाड़ी नहीं, कोई साधन नहीं, तो वो तो आगे पढ़ने की सोच भी नहीं सकती। तो हम दादरी को रहने लायक शहर बनाएंगे। दादरी में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लेके आएंगे। दादरी को साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीवरेज व्यवस्था जो ठप हो चुकी है उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि दादरी के गांव-गांव में बस सेवा हम पहुँचाएंगे। गांव-गांव में बहुत ऐसे गांव हैं, स्वरूपगढ़, सातौर, रानीला, बास, जहाँ पे 2 वक्त बसें नहीं पहुँचती। तो अगर एक बेटी कॉलेज चली गई है तो उसको वापस आने में कितनी समस्या होती है। तो इसी डर से लोग अपनी बेटियों को कॉलेज नहीं भेजते, आगे पढ़ाना नहीं चाहते। और 18 साल की उम्र में, बहुत आप गांव में जाइए, लड़की 17 साल की, 18 साल की, उस छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर देते हैं। और ये भी कारण है कि इस कारण की वजह से भी हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मनीषा जी, करनी और कथनी बहुत फर्क होता है नेताओं में। और आप भी अब नेता की श्रेणी में चुनाव लड़ रही हैं, तो वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। चुनाव से पहले हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं जनता जनार्दन को। फिर वो ही झुंझुना थमा दिया जाता है पब्लिक के हाथों। 5 साल फिर बड़े बड़े सपने सजोए जाते हैं, फिर वो ही बात। तो मनीषा जी, कितना भरोसा करें आप पे लोग, क्योंकि ये सपने सजो के और जनता तंग हो चुकी है और यहाँ से सपने ही सजोए जाते हैं। चरखी दादरी की बातचीत करें। देखिए, यही कारण है, हम चाहते हैं कि जनता हमें एक मौका दे, हमें भी विचार कर देखे। क्योंकि जब तक एक इंसान को मौका नहीं मिलता, वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता।
तो हमें इसीलिए हम दादरी की जनता से एक मौका मांग रहे हैं, ताकि हमें भी काम करने का मौका मिल सके, जो हमने वादे किए उनको धरातल पर हम पूरे कर सकें। मनीषा जी, कांग्रेस की बातचीत करें, बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ के, एक होड़ सी लगी हुई है बीजेपी में जाने वालों की, और कांग्रेस से भी दनादन जा रहे हैं लोग। क्या लगता है इसी तरीके से फिर कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं हो जाएगी, जिस तरीके से बीजेपी में जाने वालों की होड़ लगी हुई है? तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो बीजेपी कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, कांग्रेस की सफाई कर रही है। कांग्रेस में जो भी ऐसे नेता थे जिन पे सीबीआई के या ईडी के केस थे, केवल वो ही कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो आज सबसे भ्रष्ट पार्टी, आपको भी पता है आज के दिन कौन सी है, वही अशोक चौहान जिनके ऊपर इतना बड़ा केस था, आज वो बीजेपी में जाके बैठ गए हैं। वो ही क्या कहते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जिन जिन लीडर्स के ऊपर ईडी और सीबीआई के केस हैं, वही छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो हमारी पार्टी की तो सफाई हो रही है। सफाई हो रही है। हमारे साथ मनीषा सांगवान खास बातचीत में बनी वो चरखी दादरी से, और युवा कांग्रेस की लीडर हैं, नेता हैं, और पिछले 8-10 साल से लगातार धरातल पे काम कर रही हैं। यह तो समय आने वाला बताएगा, लेकिन कुछ और जानने की कोशिश करते हैं मनीषा सांगवान जी से। मनीषा जी, अगर कांग्रेस का फुल बहुमत आ जाता है हरियाणा में, क्या लगता है किसको देख रही हैं सीएम? कौन होने वाला आपकी नज़र से सीएम हरियाणा प्रदेश का? या फिर आपका क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो धरातल पर काम करेगा, जो जनता के बीच रहेगा, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि यही सच्ची परिभाषा है एक लीडर की, जो आम आदमी के सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, जो लोगों की आवाज़ उठाए। ये बहुत ज़रूरी। आप देखिए, जब किसान आंदोलन हो रहा था, कितने सांसदों ने किसान भाइयों की आवाज़ उठाई। हमारे किसान भाइयों को ये सोचना चाहिए, हरियाणा से कितने सांसद हैं और कितनों ने उनकी आवाज़ उठाई, कितनों ने उनका पक्ष रखा। हमने उनको पार्लियामेंट में इसलिए भेजा था ताकि वो हमारी आवाज़ बुलंद कर सके, हमारा पक्ष रख सके। तो कितने हमारे सांसदों ने हमारा पक्ष रखा। रही बात महिलाओं की, महिलाओं को भी सोचना चाहिए। अभी कल खट्टर साहब ने कहा कि संदीप सिंह जी के बारे में जो भी कहा, उनका पक्ष लेते हुए, तो महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि क्या हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं उसी का वो पक्ष ले। तो हमें अपना लीडर चूज करते हुए, हमें अपनी वोट डालते हुए बड़ी सोच समझ के डालनी चाहिए। क्राइम को लेकर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? और क्राइम के साथ साथ हम जन आक्रोश रैली की बातचीत कर लेते। पिछले दिन आपकी रैली थी, तो मनीषा सांगवान जी पूरी चर्चा में आ गई थी हरियाणा में। आप एकदम इतनी बड़ी रैली करके इतना भीड़, तो ये जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ तंत्र बन के रह जाएगी या वोट बैंक में भी तब्दील होगी ये, या फिर भीड़ तंत्र माने इसको? क्योंकि आजकल बड़े बड़े रैली कर रहे हैं नेता, और कहीं ना कहीं वो भीड़ तंत्र आने वाले समय में वोट बैंक में कितना तब्दील हो गया तो समय बताएगी। लेकिन आपसे जानेंगे, आपकी जो जनता जनार्दन थी वो भी भीड़ तंत्र माने या वोट बैंक में तब्दील होगी? देखिए, लोगों का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था। हमने एक छोटी सी वर्कर मीटिंग रखी थी, बट जब हम गांव गांव घूम रहे थे तो लोगों में इतना आक्रोश था, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, फैमिली आईडी का जो ये है, लोग इतने परेशान हैं इससे। अभी सरकार ने खुद माना कि हाँ, 80% परिवार पहचान पत्रों में कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ ना कुछ खामियां थी। सरकार की गलतियों के कारण आम आदमी भुगत रहा है, चाहे जिस प्रकार से इनका रवैया है हमारे युवाओं के प्रति। बार बार पेपर लीक होते हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। आप ये देखिए ना, जो युवा जिसके पास सारी डिग्रियां हैं, वो मेहनत भी कर रहा है, पर उसको मौके ही नहीं दे रही सरकार। तो आप किसी वर्ग को देख लीजिए, सबको लगता है कि आज इस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं है। हमने इस सरकार को 10 साल दिए। 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है, पर फिर भी लोगों की जो आशाएं थी, सरकार 1% भी उन पर खरी नहीं उतर पाई। और किसानों ने भी इस सरकार को 2014 में दोनों हाथों से वोट डालने का काम किया, मतलब पूरी इसको बैकिंग दी। और आज देखिए क्या रवैया है, चाहे महिलाएं हों, महिलाओं के प्रति इनका बहुत ही नकारात्मक रवैया रहा है। तो सभी वर्ग सरकार के, समाज के दुखी हैं, और यही कारण है हमने इस रैली को जन आक्रोश रैली का नाम दिया, क्योंकि जनता में आज बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था, जो ये इतनी जन सैलाब उमड़ के आए, लोगों में जो वो सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि हरियाणा में बदलाव हो, एक ऐसी सरकार बने जहां उनकी सुनवाई हो।
तो ये एक स्पॉन्टेनियस रैली बन गई, रैला बन गया बल्कि मैं तो कहूँगी। मनीषा जी, आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं पहले लोकसभा के, हम जानना चाहेंगे क्या वास्तव में लोकसभा भी चुनाव लड़ सकती है मनीषा सांगवान? अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि आजकल बीजेपी का एक पैटर्न है युवाओं को टिकट देंगे, युवाओं को आगे कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी उसी लाइन में चल रही हुई है। राजस्थान में भी देखा हमने, जैसे 25 युवाओं को टिकट दी थी, 25 के 25 युवा वहाँ से जीत गए थे। तो अब कांग्रेस भी चाह रही है कि हम फ्रेश चेहरे और युवा चेहरों को हम कहीं ना कहीं टिकट दें और वो कहीं ना कहीं फाइट में आ सकें, जो फ्रेश चेहरे हों, जिन पर कोई नेतागिरी का कोई ठप्पा ना लगा हो, कोई एलिगेशन ना हो किसी प्रकार का भी। तो हर पार्टी चाहती है हम युवा चेहरों को लेके आएँ। तो क्या मनीषा सांगवान को हम आने वाले समय लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जो जिम्मेदारी पार्टी देगी हम उसको पूरा करेंगे। तो अभी क्राइम की बातचीत करें मनीषा जी, पहले आपका एक लीडर गोलियों से छलनी कर दिया गया था फरीदाबाद में कांग्रेस का, अब फिलहाल भादरगढ़ में आपने देखा होगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या वास्तव में आपके मायने में सरकार कुछ कर रही है? क्यों आप भी एक लीडर हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मसले को? मैं आपको याद दिलवा दूँ, 2 साल पहले एक डीएसपी को भी मार दिया गया था। आप सोचिए, इतने हाई रैंकिंग पुलिस अफसर को जब उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ उसको रोकने की कोशिश की, तो सरकार का रवैया बहुत ही लापरवाही का रवैया है। और मैं आपको याद दिलवा दूं कि नफ़े सिंह राठी जी, जो कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने सरकार से मांग भी की थी सिक्योरिटी की, पर सरकार तो सीरियस ही नहीं है इस मामले के बारे में। तो संदीप सिंह, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, उनको फुल सिक्योरिटी दे रखी है, कैबिनेट रैंक की सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, और जो लोग जिनको वाकई में सिक्योरिटी की ज़रूरत है उनको सरकार दे नहीं रही। तो ये सरकार की लापरवाही है, और कहीं ना कहीं ये सत्ता के नशे में ये वो इतने मतलब इनका इतना घमंड बढ़ चुका है, ये किसी की बात ही नहीं सुनने को तैयार। मनीषा जी, कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है सड़कों पे आ चुकी है। गुटबाजी हर पार्टी के अंदर है, बीजेपी में गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाते हैं, वो सड़कों पे नहीं आने देते। और आपकी जो मतभेद है आपस में तनातनी है, वो सड़कों पे जग जाहिर है, सब जानते हैं भली बाती। तो किस कदर देख सकती कहीं नहीं आने वाले समय में? पिछली बार बीजेपी ने 85 का नारा दिया था और सब 40 के ऊपर ही सिमट गए थे। अब की बार फिर बीजेपी का कहीं ना कहीं नारा साबित दोबारा ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार आपकी सरकार बनते बनते रह गई थी इस गुटबाजी की वजह से, और फिर वो ही गुटबाजी जग जाहिर है सड़कों पे है। तो किस कदर देखती है आप आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है आपको ये गुटबाजी? अगर देखिए, आपने खुद ही कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है, और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसके भारत के हर राज्य में वर्कर हैं। और मतलब भारत में 29 राज्य हैं, तो 29 के 29 राज्यों में इसका कहीं ना कहीं इसका धरातल पे इस ग्राउंड है इसका। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बार बार बीजेपी कह रही है कि 400 पार 400 पार। अगर वाकई उनकी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन है, तो क्यों वो दूसरी पार्टियों के, क्यों वो नीतीश कुमार के पीछे भाग रहे हैं, क्यों वो अशोक चौहान के पीछे भाग रहे हैं? क्या ज़रूरत है? आपको तो 400 सीटें मिल ही रही हैं, आपको तो 400 सीटों की भी ज़रूरत नहीं, 272 सीटों की ज़रूरत है। जब आपको इतना बड़ा लैंडस्लाइड मिलने जा रहा है, तो क्या वजह है कि आप दूसरी पार्टियों के पीछे भाग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अंदर उनको भी एहसास हो गया है कि धरातल पे उनकी पोजीशन आज के दिन इतनी मजबूत नहीं है। आज जनता में बहुत रोष है और जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। मनीषा जी, चुनाव लोगों के बीच जा रही हैं अब रात दिन, बहुत अच्छी बात है, सभी नेता अपने अपने प्रचार में हैं। तो आप क्या एजेंडा, क्या विजन लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या रणनीति है आपकी? किस कदर चरखी दादरी के जनता के बीच जा रहे हैं, और क्या उनको अपना एजेंडा, क्या अपना वो प्लान है कि, और क्यों मतलब जनता के बीच जा रहे हैं? तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि ये एजेंडा, ये विजन लेके हम चल रहे हैं। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे जनता? एजेंडा और विजन ये है कि चरखी दादरी को दूसरे ज़िलों के लेवल का बनाए। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कह दी? अब आप देखिए, पंचकुला में बारिश होती है, दादरी में बारिश होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कितनी बारिश मिली। पंचकुला में 3-4 घंटे में वो पानी की निकासी हो जाती है, दादरी में 1 महीना लग जाता है।
यहाँ की सीवरेज व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कमी है। तो दादरी को मैं पहले भी कह चुकी हूँ, एक रहने लायक शहर बनाएंगे ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े, ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो अपने ही इलाके में रहकर एक बढ़िया जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरी बात, आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, तो इसके लिए हम, हुड्डा साहब खुद कह चुके हैं कि 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो उनको भरने जा रहे हैं हुड्डा साहब। फिर ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो किसानों के लिए बहुत कुछ हुड्डा साहब ने घोषणाएं कर चुके। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1600 करोड़ की जो किसानों के बिजली के बिल माफ़ कर दिए थे। इस सरकार ने तो बिजली के बिल 3 गुना बढ़ा दिए हैं। जो किसान 1500 का बिजली का बिल भरा करता है, आज वो 10,000 के करीब बिजली का बिल भर रहा है। बिजली के बिल के ऊपर भी इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए, हर चीज़ पे टैक्स है। आप डीएपी, यूरिया, हर चीज़ पे टैक्स है। मेरे ख्याल से 18% जीएसटी टैक्स के सर्कल में ये आ गया। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पार्टी टिकट आपको देगी क्यों मेरा क्वेश्चन आपसे, और टिकट देती हो तो दादरी की जनता आपको वोट देगी क्यों? दोनों क्वेश्चन क्या कह रहे थे? कांग्रेस पार्टी के लिए भी और दादरी की जनता के लिए भी हमने सच्ची ईमानदारी से काम किया है और इनकी आवाज़ उठाएंगे, दादरी की जनता की आवाज़ उठाएंगे और दादरी को हम एक विकसित ज़िला बनाएंगे। इसलिए मनीषा जी, कोई नेता ऐसा है जो बहुत नज़दीक आपके, बड़ा आपका गॉड फादर, कोई चुनाव में उंगली पकड़ के, कई नेता कहते हैं तो फलाना नेता हमें उंगली पकड़ के चुनाव में लेके आया, हमारे सर पे हाथ है, तो ऐसा कौन नेता जिसको आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो? मनीषा सांगवान के गॉड फादर तो दादरी की जनता ही है। तो दादरी की जनता, जनार्दन ही हमारी गॉड फादर है। मनीषा जी, अब यहाँ के विधायक की बातचीत करें। 1000 करोड़ रुपए लेके आ गया है, शिविर की व्यवस्था सुधार दी है, पीने के पानी की व्यवस्था सुधार दी है, बस अड्डा बाहर चला जाएगा, बस स्टैंड का निर्माण होने वाला है जल्दी, कॉलेज बनने वाला है, हॉस्पिटल नया करवा दिया अलग से, पीछे एक सिविल हॉस्पिटल नया बनवा दिया, मतलब वगैरह, पानी जो गंदा पानी था उसकी सिविल लाइन हमने बिछा दी गई है, वगैरह वगैरह बहुत बातें हैं। कितने संतुष्ट हैं वास्तव में ही इन विकास कार्यों से? आप संतुष्ट हैं या फिर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, केवल घोषणाएं करने से विकास नहीं होता, आपको धरातल पे काम करवाने पड़ते हैं। हाँ, हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि 500 करोड़ ले आए विधायक जी, पर कहाँ है वो? आदमी का काम बोलता है। आज दादरी 5 साल पहले जो थी उससे बदतर हो चुकी है दादरी। तो मेरे ख्याल से तो इनको धरातल पे और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि दादरी की जनता की बहुत आशाएं थी इनसे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है। वैसे मेरे लिए बहुत आदरणीय है, पर जहाँ तक काम की बात है तो दादरी में काम नहीं हो पाए और दादरी की जनता संतुष्ट नहीं है। कितने गांव को कवर कर चुके हैं मनीषा जी आपके अब तक, मनीषा सांगवान? और कितनी बार लोगों के 8 साल में, क्योंकि लोग तो कहते हैं भाई मनीषा सांगवान गांव के दौरे पे होती है, लेकिन अब फिलहाल जो बातचीत करें, लोकसभा चुनाव है, तो फिलहाल आप कितने बार? हम तो हर रोज़ ही किसी ना किसी गांव में बैठे होते हैं। तो बरसाती मंडक नहीं है कि चुनाव आए तो 3 महीने पहले निकल पड़े गांव के दौरे। हम तो गांव के दौरे पर ही रहते हैं, शहर में भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो मनीषा सांगवान जी, कुछ चलते चलते चरखी दादरी जनता का कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके बीच मनीषा सांगवान आ रही हैं या फिर कोई नया विजन लेके आ रहे हो? बिल्कुल, दादरी की जनता से हम एक मौका चाहते हैं ताकि इस इलाके का सुधार करा सकें, ताकि इस इलाके को, इस ज़िले को हम एक विकसित ज़िला बना सकें। तो एक मौका ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, क्यों आप गांव के दौरे पर जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मनीषा सांगवान जी, हमारे साथ आप नए नए बातों के साथ, नए नए विजन के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। मनीषा सांगवान जी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ ये मनीषा सांगवान खास बातचीत बने, तो कांग्रेस की युवा हैं, लीडर हैं और 8-10 साल से लगातार चरखी दादरी में धरातल पे कर रहे हैं विकास कार्य। पिछली बार रैली, बहुत बड़ी एक रैली करके कहीं के एकदम चर्चा में हरियाणा में मनीषा सांगवान आ गई थी। उस समय तो अच्छी खासी जनता जनार्दन वहाँ पे उमड़ी हुई थी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठेगा। जो जनता जनार्दन रैली में थी वो वोट बैंक में कितनी तब्दील होगी, लेकिन इतना सही है कि मनीषा सांगवान लगातार 10 साल से 8 साल से जनता के बीच जा रही हैं और मेहनत कर रही हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।